हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजी सेट कॉमर्स में। तो आज हम 2024 के पीवाईक्यू को देखेंगे कि पिछले साल कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। ये सेट ए है और ये हमारे वीडियो लेक्चर का दूसरा पार्ट होने वाला है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपको जिस भी लैंग्वेज में अच्छा लगता है आप उसको प्रीफर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन को पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको ये बात यहीं पे रुक जाना है। पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सा शब्द सही है और कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि सत्य नहीं है, हमको सत्य नहीं है ये पता करना है। तो पहला हम देख लेते हैं ऑप्शन, व्यवसाय का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लाभ से लाभ कमाना होता है, ये सही है। किसी विशेष प्रकार की इच्छा को संतुष्ट करने वाली प्रतिस्पर्धा को जनन प्रतिस्पर्धा कहते हैं, बिल्कुल सही। व्यवसाय के व्यापक पर्यावरण को नियंत्रण करना असंभव है, ऑप्शन डी। पर्यावरण विश्लेषण व्यवसाय के विविधीकरण में सहायता करता है। आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया और आपको पढ़ने के बाद ये पता चल गया कि कौन सा हमारा आंसर है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा गलत है। क्यों है? क्योंकि कहीं पर भी कंट्रोल जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं कि व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। और किसी भी व्यवसाय की संतुष्टि है ना, संतुष्टि को ही प्रतिस्पर्धा कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कंपटीशन टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिज़ायर इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्टिव कंपटीशन। सेटिस्फाई डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए कंपटीशन तो जरूर होता ही है। इसमें नेगेटिव वर्ड क्या है हमारे पास, कंट्रोल, क्योंकि व्यवसाय इतना व्यापक है और उसके पर्यावरण को कंट्रोल करना असंभव है। क्योंकि पर्यावरण है, इसमें चीज़ें घटती रहती हैं, चीज़ें होती रहती हैं, कब क्या हो जाए कब ये किसी को पता नहीं होता। इसीलिए व्यवसाय के व्यापक पर्यावरण को नियंत्रण करना संभव होता है। यह जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन 2 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग जो है स्टैटिक पर्सन है, इसको आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ क्योंकि आपको भी पता है, क्योंकि सबने याद किया हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दूसरा है ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट, तीसरा है न्यूली फॉर्म्ड कंपटीशन एक्ट और सेबी। आपको अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं पता है फिर भी आपको अच्छे से पता है जो सेबी है वो सबसे पुराना रूल रेगुलेशन है और आपको पता है कि ये ऑप्शन कहाँ पर है। ठीक है, सबसे पुराना है तो ये जो हमारा हो जाएगा बी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप अपने क्वेश्चन 3, एक देश का भुगतान संतुलन उस देश के निवासियों तथा अन्य देश के निवासियों के बीच किए गए किस प्रकार के सौदे का क्रमबद्ध लेखा है। तो आप मुझे बताइए कि किस प्रकार के क्रमबद्ध लेखा है। आप सभी को पता है कि यह सभी आर्थिक सौदों का क्रमबद्ध लेखा होता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप सभी टिक लगाते हुए चलेंगे। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवसायिक संस्था का स्वरूप नहीं है। तो आप सभी को पता है कि साझेदार जो है एक व्यवसायिक संस्था का स्वरूप होता है, क्योंकि साझेदार के बिना व्यवसाय नहीं होता। एकल व्यापार ये हो सकता है क्योंकि सिंगल बिजनेस भी तो व्यवसाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट होता है। और जो संयुक्त पूंजी कंपनी है ये भी व्यवसाय का स्वरूप होता है। लेकिन कर्मचारी ये व्यवसाय का स्वरूप नहीं होता, क्योंकि जो कर्मचारी है ये व्यवसाय में कार्य करते हैं, उसके स्वरूप नहीं होते। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं, ट्रिप्स संबंधित अधिकारों के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। साहित्यिक एवं कलात्मक रचनाओं के संरक्षण के लिए बर्न समझौते 1971 का पालन किया जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन दूसरा को भी पढ़ लेते हैं, कोई चिन्ह को किसी संस्था के पदार्थों अथवा सेवाओं में दूसरे संस्थाओं के पदार्थों अथवा सेवाओं से भिन्नता दर्शाता है, औद्योगिक डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं। 6 में क्या बोलता है, फेमा। अब देखिए 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट पूछे गए हैं, फेमा और ट्रिप्स। तो क्वेश्चन 6वां क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस लेनदेन को आमतौर पर फेमा के तहत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो आप सभी को पता है कि किसको होती है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुमति प्राप्त क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7, उदारीकरण कार्यक्रम 1991 के अंतर्गत कितने उद्योगों को लाइसेंस मुक्त नहीं किया गया है? स्टैटिक पोर्शन है तो 18 इंडस्ट्रीज़ को नहीं किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 8, नवीन विदेशी नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, फोकस बाजार स्कीम के अंतर्गत मिलने वाले इंसेंटिव्स को 2.5% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ लेते हैं, निर्यातकों की साख आवश्यकता की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की गई है। तो ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते हैं, भारतीय उत्पादकों की उच्च लागतों के मद्देनज़र विभिन्न प्रोत्साहन स्कीम के आवेदन की फीस को समाप्त करने की घोषणा की गई है। ये गलत है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है ना, आप फिर से उसी चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि गलत पूछ रहा है कि कौन सा आपका जो कथन है वो गलत है। ठीक है, तो कौन सा गलत है देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विकास बिंदुओं की स्थापना होती है, सही है। प्रतिष्ठित एवं नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने विदेशी व्यापार को विकास का इंजन माना है, ये भी सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनकारी प्रभाव ने अर्थ विकास देशों के विकास में सामान्यतः बाधा पहुंचाई है। इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सही है। लेकिन विदेशी व्यापार का शिक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये जो है ये गलत है, क्योंकि प्रभाव पड़ता है। प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा, आप सोच कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, यूरोपीय साझा बाजार ने कार्य करना प्रारंभ किया, तो कब किया? यूरोपियन कॉमन मार्केट ने कब का स्टार्ट किया है? तो 1 जनवरी 1958 को किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है केवल चालू अनुपात में, केवल पूर्ण तरलता अनुपात में, केवल तरलता अनुपात में, या उपयुक्त सभी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल चालू अनुपात होता है 2:1। केवल प्रवाह यानी कि फंड फ्लो विवरण प्रारूप उन सभी उपक्रमों के लिए आदेशात्मक है जिनकी डैश किसी लेखांकन वर्ष में 50 करोड़ रुपए से अधिक हो, यानी कि क्या हो? टर्नओवर। वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस स्टैटिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कार्यात्मक दृष्टिकोण से पर्यावरण अंगेक्षण के कौन से अंग हैं? तो क्वेश्चन को पढ़िए। पर्यावरण प्रबंध प्रणाली अंगेक्षण सही है। सामाजिक अंगेक्षण ऐसा नहीं होता है। सोशल ऑडिट ऐसा कुछ नहीं होता है। इस स्थल संपत्ति अंगेक्षण ये होता है। तब क्या लिखा है ये हिंदी में? एनर्जी ऑडिट ऐसा कुछ नहीं होता है। और अनुरूपता अंकेक्षण ये होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुछ चीज़ों को इंग्लिश में भी पढ़ना चाहिए और कुछ चीज़ों को हिंदी में भी, क्योंकि ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो हिंदी में बहुत ही कठिन होते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित इकाइयों में से समविच्छेद बिंदु की गणना कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मैं इसका आपको आंसर ही बता देती हूँ। इसका आंसर है सी।
सॉल्व करेंगे तो टाइम हो जाएगा, इसको किसी सेपरेट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? लेखांकन व्यवहारों एवं घटनाओं को पुस्तकों में किस क्रम में लिखा या दर्ज किया जाता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या किस में किया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि जनरल, उसके बाद सहायक पुस्तकें, फिर खाता और उसके बाद तलपट। ठीक है। ऑप्शन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, अंकेक्षण का समय, सीमा एवं प्रकृति की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यानी कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उदाहरण है। किसकी उदाहरण है? तो एक्सटर्नल एनालिसिस यानी कि बाह्य विश्लेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23, मांग का अर्थ सदा एक निश्चित मूल्य पर मांग करना होता है। मूल्य को व्यक्त किए बिना मांग का प्रायः कोई अभिप्राय नहीं होता। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो आप सभी को पता है कि इसका जो आंसर है वो डाउट में है कि बहमन भी हो सकता है और मार्शल भी, लेकिन अभी आप इसको होल्ड कर सकते हैं या फिर आप बी के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन 24, परिवर्तनशील अनुपात के नियम में मोड़ के बिंदु पर क्या होता है? तो क्या होता है? ओनली सिर्फ पीएम अधिकतम होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभों को अधिकतम करना, उत्पादन अधिकतम करना, लाभों को कम करना। ये तो बिना पढ़े भी आप जवाब दे सकते हैं। इसका आंसर है लाभों को अधिकतम करना, क्योंकि फर्म का उद्देश्य होता है प्रॉफिट को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 26, अपूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादकों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो है लिमिटेड होती है, इम्परफेक्ट में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों का व्यवसाय व्यवहार के साथ एकीकरण है, जिसका उद्देश्य प्रबंध द्वारा निर्णय तथा भावी नियोजनों को सरल बनाना है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो आप सभी को पता है इसका स्पेंसर एवं सीगलमैन, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। वस्तु के मूल्य में 80% गिरावट से मांग की मात्रा में 100% की वृद्धि होती है। लॉच होगी, कौन सी लॉच होगी? तो 1.25 यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। आप स्टैटिक पोर्शन को एक बार खुद से बना के देखेंगे। अत्यधिक मांग की मूल्य लोच की दशा में क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि डेल्टा क्यू ग्रेटर देन डेल्टा पी होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।